स्टार्ट। फिर एक बार तहलका न्यूज़ इंडिया आपके सामने लाइव है आमरण उपोषण के स्थल से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड है सत्याग्रह आंदोलन आमरण उपोषण यहाँ पर है। और एक अनधिकृत यानी अवैध बांधी गई रसम होटल, इसमें जो बांधकाम हुआ है वो अनधिकृत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग लेकर यहाँ पर प्रवीणा शेख जो कि राष्ट्रीय संगठक है रिपब्लिकन बहुजन सेना की, और साथ हैं मेलविन सिक्वेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दी वॉइस ऑफ पीपल के। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आज आमरण उपोषण का दूसरा दिन है और एक और इवेंट इसमें आज जो है ऐड कर दिया गया है। वो इवेंट यहाँ पर आपको बता दूं, एक और बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें है आमरण उपोषण का दूसरा दिन यहाँ लिखा हुआ है। और ख़ास बात इस पर यह है कि जो अवैध बांधकाम है उसके विरुद्ध में जिनको भी तकरार करनी है या कोई भी जानकारी उसके बारे में देनी है तो वो यहाँ पर अपनी तकरार को लिख सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स भी हैं जो उनकी तकरार यहाँ पर लिख देंगे ताकि ये मैसेज जा सके लोगों को कि सिर्फ एक अवैध जो है होटल उसके लिए ये जो है आमरण उपोषण नहीं हो रहा है। ये पूरे पालघर में जितने अवैध जो अतिक्रमण किए हुए अवैध जो बांधकाम हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। और वैसे ही उपोषण उन सब के लिए भी, और जो तरीके से वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट उनके खिलाफ भी करेंगे ज़रूर। पेपर्स और वगैरह जो कोई भी जानकारी उनके पास होगी वो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, वो पेपर्स वहाँ पर सबमिट भी कर सकते हैं और उनकी भी आवाज़ जो है उठाई जाएगी। आप मेरे साथ अब आगे देखेंगे कि हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त नैना पाटिल। नैना पाटिल जो है वो सफाला के डांडी खटाले की माजी सरपंच रह चुकी हैं और साथ ही अभी जो है विद्यमान सदस्य हैं। वो आई हैं यहाँ पर आमरण उपोषण में ये देखने के लिए और मिलने के लिए प्रवीणा शेख मैडम से और मेलविन सिक्वेरा जी से। उन्होंने कहा है कि जहाँ हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, आज एक महिला इतने जो है सख्त तापमान में, काफ़ी गर्म है आप जानते हैं, और पालघर में डिग्री भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हॉट है, उसके बावजूद जो है एक महिला बैठी हुई है। एक अवैध बांधकाम जो यहाँ पर कई सालों से ऐसे का जैसा का तैसा जो है वो रोड पर बिल्कुल, और वो ये रोड जो है ये कचेरी रोड कहा जाता है, यानी कि ये रोड न्यायालय की तरफ जाता है। न्यायालय के बिल्कुल पास रोड के ऊपर ये अवैध रसम होटल जो है वो बनाई गई है। इसे निष्कासित करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद की जा रही है। ये आमरण उपोषण का दूसरा दिन है, मैं फिर आपको बता दूं। और साथ ही सवेरे मैडम की, प्रवीणा शेख मैडम की जो है तबीयत थोड़ी जो है नासाज हो गई थी, थोड़ी उनको तकलीफ़ हो रही थी, वॉमिटिंग की उनको शिकायत हो रही थी, लेकिन अब जो है उन्होंने अब तबीयत जो है संभाली है। आइए हम मिलेंगे अब नैना पाटिल मैडम से और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर वो जो मिलने आई है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो जैसा कि हमने बताया आपको, डांडी खटाली जो गांव है उसके माजी सरपंच रह चुकी हैं नैना मैडम, और साथ ही अब विद्यमान सदस्य भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यहाँ पर आंदोलन में वो शामिल हुई हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका न्यूज़ इंडिया में मैडम। जी थैंक यू, धन्यवाद। मैडम ये जानना चाहेंगे कि ये जो रसम होटल है, सारा मामला आपके सामने है, इस तरीके से अनधिकृत बनाया गया है, और जैसे कि आपने जब यहाँ पर आई थी आपने हमें बताया कि जहाँ हमारा देश वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है और इस इतने बड़े अन्याय, इतने बड़े अवैध जो बनाया गया रसम होटल, इसके विरुद्ध में अब तक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ जो है ख़ास तौर पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है इस होटल पे। आपका इस मामले में क्या कहना है? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि और इस मंच पे मैं आई हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट जो आपने मुझे बात कही है कि एक महिला इस आमरण उपोषण के लिए, मीन्स जो अन्याय के विरुद्ध, जो अन्याय हो रहा है अतिक्रमण के विरुद्ध, एक औरत आमरण उपोषण के लिए बैठी है। तो मेरे हिसाब से सरकार ने या जो भी कानून में लिखा गया है उस हिसाब से इस अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए, और चाहे वो कोई भी पार्टी हो
या किसी भी दल हो या कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो या किसी का भी अतिक्रमण हो, ये अतिक्रमण जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जो हमारे संविधान में लिखा है, जो हमारे कानून में लिखा है, उस हिसाब से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बताया जाता है, जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, अतिक्रमण अगर है, अवैध अगर बांधकाम है तो उसको निष्कासित करना योग्य है, उसे ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दूं कि हमें मिली जानकारी के अनुसार ऐसा है कि ये जो रसम होटल है, ये किसी नगर सेवक ने बनाया था उनके काल में, तो नगर सेवक होने की वजह से शायद ये बचाया जा रहा है या कुछ। अब ये नगर सेवक ने बनाया था, इसके बारे में तो जानकारी मुझे आज आपसे मिली है, मुझे इतने इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन अगर जो नगर सेवक ने भी ये बनाया गया था या उस समय बनाया गया हो या आज भी वो नगर सेवक है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि उनका ये बांधकाम अगर अनधिकृत है, अवैध रीति से है, तो इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके हटाना चाहिए। जो यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई में आता है, और जो अतिक्रमण की कार्रवाई आजकल आप देख रहे हैं जैसे देश में या हमारे अपना कोर्ट के भी ऑर्डर्स है कि अतिक्रमण पे कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए इसके लिए बहुत सारे मतलब सरकार ने भी और मतलब कानून में भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं। बहुत सारे मतलब ग्राम सेवकों पर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस किए गए हैं, उनको ये काम करना है। और आज मैं इसी मुद्दे के लिए मैं खुद भी आज वीडियो से चर्चा करने के लिए आई हूँ। अतिक्रमण मतलब अवैध बांधकाम का मुद्दा आपका भी है? जी हाँ, मेरे गांव में भी है मुद्दा ये इस तरीके का, क्योंकि तहसीलदार साहब ने नोटिस निकालने के बावजूद, सरपंच ने नोटिस निकालने के बावजूद, जो उस अतिक्रमण में शामिल है वो खुद ग्राम पंचायत पे सरपंच थी, उनके हस्बैंड अभी उप सरपंच है और वो खुद सभासद है। तो इस वजह से आनाकानी की जा रही है अतिक्रमण निकालने के लिए। तो उन्होंने नोटिस उनको दी थी अतिक्रमण निकालने के लिए, सेक्शन 53 2 प्रमाणे 2 के हिसाब से ग्राम पंचायत कायदा। नोटिस ऑलरेडी दिया गया है उन्हें, कितना वक्त हो गया नोटिस? वो नोटिस आई थिंक जहाँ तक याद है 2018 में था, लेकिन वो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उस सरपंच के घर का अतिक्रमण था। मतलब 2-3 साल पहले ये नोटिस आ चुकी है और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो उसके बाद कानून में ऐसा है कि 6 मंथ्स तक अगर जो कार्रवाई नहीं की जाए तो तहसीलदार या प्रांत जिलाधिकारी इनका नोटिस हमको लेना पड़ता है और उसके हिसाब से ग्राम पंचायत को कार्रवाई करनी पड़ती है। अब तहसीलदार ने तो मुझे नोटिस दी कि अतिक्रमण जल्द से जल्द निकाला जाए। इसके पहले मेरे पास में आयुक्त के भी पत्र है, मुख्य कार्यकारी के भी पत्र है, पहले की वीडियो ने भी पत्र दिए, तो भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अभी शिंदे साहब तहसीलदार जो अभी हमारे हैं, उन्होंने अभी टाइम फिर से पत्र निकाला कि अतिक्रमण हटाओ। अभी उसी सिलसिले में मैं वीडियो से बात करने के लिए आई हूँ। तहसीलदार जो कि पूरे तहसील का जो है, जी बिल्कुल, आदेश पर भी मतलब पालन नहीं हो रहा है? नहीं, आदेश पर भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार तो ग्राम सेवक ने कहा कि मैडम हमारे पास में अभी तक आया नहीं है, आपके पास से प्रत आई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो इस तरह से कहते हैं कि प्रत आई है सिर्फ, तो सेक्शन 53 पोर्ट कलम 2 मीन्स सब सेक्शन 2 इसके अनुसार उसको आप अगर जो दिखा भी देते हैं कि अतिक्रमण यहाँ पे हुआ है, तो आपको ग्राम पंचायत को वो कार्रवाई करनी होती है, जो कि ग्राम पंचायत कर नहीं रही है। उस कार्रवाई मतलब उसका ग्राम पंचायत का भी उल्लंघन किया जा रहा है, ग्राम पंचायत अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। हाँ, ग्राम पंचायत अधिनियम का भी मतलब उन्होंने अपमान किया है, इवन तहसीलदार के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आज आई हूँ अतिक्रमण के लिए भी, क्योंकि इसी सिचुएशन से मैं भी कुछ फेस कर रही हूँ। तो मुझे ये एक ही चीज़ कहना है कि अतिक्रमण किसका भी हो, चाहे वो मेरे घर का हो, मैंने किया हो, चाहे वो किसी नगर सेवक का हो, चाहे किसी मंत्री का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब कानून में वो चीज़ दिया गया है तो उसका पालन करना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे उपोषण के लिए आगे और महिलाएं इसी तरह से बैठी रहेंगी। शायद से मैं भी बैठ जाऊं कल, या मैं आत्मदहन का भी कह सकती हूं, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं हो रही हो, आज आप समझ सकते हैं, मैं 2017 से जब से ये ग्राम पंचायत वापस मतलब मैं चुन के आई, तब से ये मेरा पत्र व्यवहार चालू है। आप सरपंच रहकर भी पत्र व्यवहार कर रही थी अन्याय के विरुद्ध? सरपंच जब थी तभी भी मेरे साथ में घटना घटी थी, तभी भी मेरा आत्मदान हो चुका था 2010 में। तभी मैंने बहुत तकलीफ़ों से मीन्स गलत सातबारे बनाए गए, गलत सातबारा बना के उस पर परडी को कुल लगा दिया गया, जो कि परडी को कुल लगता नहीं है। तहसीलदार ने पत्र भी दिया
की इसके ऊपर से करो पडीला, मतलब मराठी में थोडंसं बता रही मैं, पडीला कुळाची नोंद होत नाही आहे असं करून त्यांनी पत्रसुद्धा देण्यात आलेला. तरी पण म्हणजे बीडीओचा अधिकार नसताना बीडीओने त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला व माझी अंगणवाडी थांबवून टाकली. आणि त्याच्यामुळे मी अजून केस फाईट करत आहे कोर्टात अन्यायाच्या विरुद्ध. ते लोक टार्गेट करतात. मी अन्यायाच्या विरुद्ध अजून केस फाईट करत आहे. आणि तेच ज्यांनी माझ्या विरुद्ध अन्याय केलेला तेच निवडून आल्यानंतर सरपंच होऊन बसले आणि त्यांनी परत अतिक्रमण केलं एका जागेवर. आणि आत्ताच्या 7/12वर ते काही गडबड करू शकत नव्हते, कारण मी सरपंच असताना सगळं मी 54-55चे उतारे काढून घेतलेले. आत्ता त्यांचं अतिक्रमण अजूनसुद्धा काढण्यात आलेलं नाही. पण हे लोक दुसरं अतिक्रमण. ऑर्डरला हे लोक मानत नाही, मान्य देत नाही तहसीलदारच्या ऑर्डरला, तर त्यांच्यावर कारवाई का नाही होत? आता मी करते ना. कारवाई नाही झाली तर मला असं वाटतं मला पण उपोषणाला बसावं लागेल. मलाच कारवाई करावी लागेल असं. हो, मलाच करावे लागेल. कारण आता मी तहसीलदारने दुसरं पत्र काढलं आहे. म्हणजे तहसीलदारचा आदेश मीन्स तहसीलदार कोण? न्याय दंडाधिकारी. Executive magistrate. यस, उनका पत्र है ये. कोई ऐसे वैसे ने नहीं दिया. तहसीलदार तो है ही, लेकिन एज अ न्याय दंडाधिकारी करके उन्होंने ये पत्र दिया है, तो उस पर इन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए. वरना उन लोगों पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए. उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्योंकि पालन देखिए, नहीं कर रहे हैं. और एक मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्राम पंचायत के सचिव रहते हैं, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत अधिनियम में लिखा गया है क्लियर कट कि अगर कोई ग्राम पंचायत की बॉडी काम नहीं कर रही हो, क्योंकि ग्राम पंचायत की बॉडी क्या अपना अपना देखेगी, क्योंकि उनका ही अतिक्रमण है, उन्होंने जो अतिक्रमण किया है, अगर वो अतिक्रमण नहीं निकाल रही हो तो ये काम सचिव का है, ग्राम सेवक का है. हस्तक्षेप करे और वो- उन्होंने ये निकालना चाहिए, क्योंकि वो एक सचिव है, वो एक मतलब शासकीय अधिकारी है, तो उनका ये कर्तव्य है कि अगर ग्राम पंचायत काम नहीं कर रही है तो उन्होंने ये काम करना चाहिए. लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रही है, वो छुपाने का काम कर रही है पत्र. जब मैं कॉल करके पूछूँ आपको मिल गया है, मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैडम वो लेके चली गई है. तो अभी भी किस चीज़ का वेट हो रहा है? पूछा जाए तो मैडम हाँ टाइपिंग को लेटर है, टाइपिंग को लेटर है. इतना दिन लगता है टाइपिंग के लिए लेटर? अरे टाइपिंग को लेटर तो सरपंच, इवन सरपंच को भी नहीं पता. सरपंच मुझे कॉल करके पूछती है मैडम लेटर आया है. मैं हाँ, क्यों आपको नहीं पता? तो बोलते नहीं मैडम मुझे कुछ बताया नहीं जाता, क्योंकि जो अभी की सरपंच बैठी है उनको कुछ भी मालूमात नहीं है इस बारे में. तो उन्होंने मुझे पूछा मैडम आप मुझे गाइड करना, मैं क्या करूं? मैं वो जो लेटर देंगी उन पे आप साइन करके देना, पुलिस स्टेशन में देना, पुलिस ये बुलाना संरक्षण के लिए, उसमें उनकी पावती लगेगी आपको, ग्राम पंचायत से पैसे देके वो पावती ये करके करना, और आप एक डेट फिक्स कीजिए और हम अतिक्रमण निकाल देंगे. और आपको मैंने बोला डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो और उप सरपंच है, वो कोई भी हो. नियम के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है. तो ये काम होना है तो होना है, अदरवाइज मैं आप पर भी कार्रवाई करूँ, क्योंकि आप भी फिर उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है. involve हो जाओगे आप. नहीं, क्योंकि कायदा क्या कहता है, अगर आप अतिक्रमणदार हो तो आप कोई भी पद नहीं ले सकते हो. कायदे में क्या कहा गया है? आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हो. आप उस मतलब आपको वो उनका अतिक्रमण निकाल के आपको जिलाधिकारी के पास भेजना है कि ऐसे से इनका अतिक्रमण हमने निकाला है और इनका जो पद है वो रिकामी किया जाए. वो ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते. तो अगर जो ये कार्रवाई इन्होंने भी नहीं की तो सेक्शन 39(1) उसके हिसाब से ग्राम पंचायत बर्खास्त होनी चाहिए. जब कार्रवाई नहीं कर रहे, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये कार्रवाई करके उसको बर्खास्त करो ग्राम पंचायत 39 सेक्शन 1 प्रमाणे. इसके लिए भी मैंने किया था. वो 39(1) का भी कोरोना आ गया, 2 साल अटक गए, उसके बाद भी आज तक वो कार्रवाई ही चल रही है. उसमें भी अतिक्रमण का मुद्दा था. उसमें एक मीटिंग नहीं ली गई थी, ग्राम पंचायत मीटिंग नहीं ली गई थी, जो कि ऑफेंस है, आपको मालूम होगा. मैं उसमें अध्यक्ष बनाई गई थी, सरपंच और पूरी बॉडी नहीं आई, मीटिंग होनी चाहिए. नहीं ली गई. Audit होना चाहिए. उसमें विस्तार अधिकारी का अभिप्राय है कि ये मीटिंग नहीं ली गई है. तो भी इन लोगों का इस कारोबार से मैं बहुत ही असंतुष्ट हूँ. और अतिक्रमण का मुद्दा आएगा तो वहाँ पे मैं हर जगह पे सहयोग देने को तैयार हूँ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी फेस कर रही हूँ ये प्रॉब्लम. और आज मुझे भी तकलीफ़ हो रही है. आज मेरे फादर जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे, मैं एक फ़ौजी की भी लड़की हूँ, माजी सैनिक की बेटी हूँ मैं. तो मैं उनके सिद्धांतों के हिसाब से ही चलती हूँ. मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि आगे मरना है जीना है, बस मुझे काम करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े. तो मैं इनकी मतलब हिम्मत को भी दाद देती हूँ, जो आमरण उपोषण के लिए इन्होंने मतलब, और ये अपने लिए नहीं कर रही हैं. मेन मुद्दा क्या चीज़ है, लोगों ने समझना चाहिए
जो ये भी कर रही है या मैं कर रही हूँ, आगे उठ के कोई भी महिला या कोई भी पुरुष करे, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, सोसाइटी के लिए, वो अच्छे समाज के लिए। वो समाज के लिए किया जा रहा है। आज वो अतिक्रमण निकलेगा मेरे गांव से, जो गावठन लैंड पे है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे गांव के लोगों को यूज़ होएगा, वो मेरे गांव के लोग उपयोग करेंगे उसका। जो गरीब है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, उसकी ज़मीनों पे जाके तुम अतिक्रमण करते हो, वहाँ पे वो आदिवासी लोगों को जीने दो, पीछे वहाँ पे रहते हैं, उस जगह पे भी तुम अतिक्रमण करोगे। और जात पर 7/12 है, गावठन जगह है वो। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि जो भी कुछ हो रहा है या कर रहे हैं या ये कर रही है या कोई भी, तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये भी अगर है तो ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए। आज वो जगह हट के ये वहाँ पर अपना घर नहीं बनाएंगी, या ये कोई अपना घर नहीं बनाएगा, वो उपयोग आप लोगों को ही होने वाला है, सरकार को ही होगा। या तो सोसाइटी के लिए, वहाँ पर गार्डन के लिए और भी जो पार्किंग एरिया, तो वही सरकार के उनके लिए होगा ना, नगर पालिका के लिए होगा, सबके लिए होगा। तो ये चीज़ सबसे पहले लोगों ने समझनी चाहिए। ज़्यादा लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लोगों ने आगे आना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जो कर रही हैं वो हमारे भलाई के लिए, ना कि उनकी भलाई के लिए, ना कि उनके उपयोग के लिए। आज ये जो बैठी है, ये हम सब के लिए बैठी है, अपने खुद के लिए नहीं बैठी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके अतिक्रमण जल्दी से जल्दी निष्कासित किया जाए, निकाला जाए। और मैं इनकी हिम्मत को भी दाद देती हूँ। और जो वो लोग हैं जिन्होंने पालन नहीं किया है नोटिस का, ऑर्डर्स का, उनके लिए भी तहसीलदार साहब की तरफ से भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये दूसरों पर जो है नाम डालकर खुद निकल जाते हैं वहाँ से। अभी जैसे अभी ये रस्म की बात मैं कह रहा हूँ आपको, जब ये लेटर हो रहा था, यहाँ पर लेटर्स दिए जा रहे थे, 2017 से है ये मामला, तो जो 3 साल 4 साल जो अभी जो गुजर रहे हैं, इसमें जो ऑफिसर्स रहे वो कुछ बदली हो गए, कुछ अभी नई CEO मैडम है यहाँ पर, उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होगा। लेकिन जो पहले रहे हैं उन पर भी होना चाहिए। इसी हिसाब से आपका जो मुद्दा है, इस पर भी जो पहले के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इन्हें अनदेखा कर दिया या देखकर भी वो कुछ ग्रुपिज्म किया होगा ताकि आपका ये जो है नहीं हो पाए, तो इन पर भी जो है कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने कार्रवाई की थी। मैंने जो आज आपको आप भी एक पत्रकार हैं, तो मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहूँगी। जब मेरा मुद्दा था, उस वक्त मुझे ना किसी पार्टी से सपोर्ट मिला था, ना किसी मीडिया से सपोर्ट मिला था। मुझे मीडिया तक भी कहा गया था बताने के लिए। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे क्या कहा, आप अपने लोकल पत्रकार को कहिए। तो मेरी कहीं ना कहीं नाराज़गी मीडिया से भी है, लोकल पत्रकार से भी है, क्योंकि जब आपको मुझे सपोर्ट करना था तब आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा आत्मदान हो गया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे माँ बाप थे, सिर्फ मैंने मेरे लिए नहीं किया था। ये किसके लिए था? मेरे गांव के लिए था। आंगनवाड़ी थी, उस आंगनवाड़ी में छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने के लिए था वहाँ पर। वो मैंने मेरे डैडी के पैसों से फिर मैंने बनाई, क्योंकि निधि मेरी वीडियो ने स्टॉप कर दी, जो कि उनका अधिकार नहीं था। अधिकार किसका था? तहसीलदार का। तहसीलदार ज़मीन का जो भी है सिलसिला तहसीलदार बता सकते हैं। तहसीलदार ने मुझे प्रोटेक्शन देके काम करने की इजाज़त दी और वहाँ पे वीडियो ने मेरी निधि रोक दी, जबकि वीडियो का अधिकार नहीं था। मैंने इसके खिलाफ भी जाके कोर्ट में फाइल किया, और आप लोगों के जैसे पत्रकार लोग हैं उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ के कुछ झूठी खबरें छाप दी। इसलिए मैंने स्ट्रेट इसलिए बताया कि मेरे साथ में ये घटना घड़ी हुई है। इसलिए इसलिए जो भी कुछ है इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि मेरे साथ में ये घटना घड़ी है। मेरे साथ में पत्रकार लोगों ने भी इसे किया। जब मैंने उन पे केस फाइल की, आज कोई सबको पता है कि सच्चाई जानकर ही लिखना है, तो मैंने एक कार्रवाई की वीडियो के ऊपर भी, सब पत्रकार के ऊपर भी। तो उसमें कहीं तो कुछ ये हुआ तो उन्होंने निकाल दिया मेरा केस। लेकिन मैं अब फिर से जो मेरा पेंडिंग केस है वो लड़के मैं वो केस फिर से उनके ऊपर दाखिल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वो छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि मैंने जो तकलीफ़ें सही, आज आपको पता नहीं होगा, आज 10 साल से मैं वो झूठी केस लड़ रही हूँ। और जब ये लोग वापस सरपंच होके बैठे, उन लोगों ने उस केस को वहाँ से ट्राई किया था निकालने के लिए, कोर्ट से जाकर, उस कोर्ट से कि हम ग्राम पंचायत के भी सरपंच है ये। तो मेरा ऑब्जेक्शन क्या था? पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने डाल दिया था कि नैना नंदकुमार पाटिल सरपंच। तो पर्सनल कैपेसिटी पे जब केस डाला जाता है तो आप नहीं निकाल सकते हो। उनको लगा मैं सरपंच बन गई हूँ, अब जब आपने केस फाइल किया तो आपको लड़ने की ताकत होनी चाहिए। केस कोई भी किसी में फाइल कर सकता है,
लेकिन आपके पास में वो एविडेंस होना चाहिए जो आप वहाँ पे प्रूफ कर सको, और मैं वो चीज़ प्रूफ कर सकती हूँ। तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, तो जब आपने डाला तो आप क्यों नहीं लड़ने को तैयार हो? आप क्यों केस निकालना चाहते हो? तो मेरा ऑप्शन यही था, और इसी वजह से मैं मेरी माताजी जो है, जो पहले भी सभासद रह चुकी है 15 साल, वो आज मेरे पिताजी जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी इच्छा के लिए वो आज मुझे अपनी पेंशन में से लड़ने के लिए मुझे पैसे देती है और हौसला बढ़ाती है कि नहीं, जो तुम्हारे पिता कह के गए हैं, मेरे जो डैडी कह के गए, इसके खिलाफ लड़ना है। और मेरा सपना वही है कि जो उन्होंने अतिक्रमण किया है उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट में अभी केस खड़ी करके मुझे लड़ना है, और वो मुझे अपने गांव के लोगों को मेरे पिताजी के नाम से, एक एक्स सर्विसमैन के नाम से, माजी सैनिक के नाम से, उनको, उन बच्चों को मुझे दान देनी है। लेकिन जिन्होंने इसमें उनका सपोर्ट किया उन्हें मैं कोर्ट में कार्रवाई ज़रूर करूँगी। जरूर कीजिए। और एक बार और कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है उस चैनल को आप गो थ्रू कीजिए। हमने सारे जो हमारे चैनल पर वीडियोस हैं सब सोर्सेज के साथ हैं, प्रूफ के साथ है, और साथ ही हमारे जितने भी वीडियोस हैं सभी समाज हित में है, समाज हित में है, देश हित में है। हम लोग स्टॉप पॉल्यूशन का ट्रेंड यहाँ पर चला चुके हैं, स्टॉप पॉल्यूशन पे वर्किंग किया है, हमने रेती माफिया के खिलाफ वर्किंग किया, हमने ड्रग माफिया के खिलाफ वर्किंग किया है। आप सब इस चीज़ को देख सकते हैं। और जहाँ तक आपके दिल में नाराज़गी है पत्रकारिता को लेकर या पत्रकारों को लेकर, वैसे पत्रकारों को लेकर के, तो हम ये चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, आपके सच्चाई में आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। इसके लिए आप तैयार रहें, ताकि आपके दिल से जो वो पत्रकार लोग होते हैं, जो उस तरीके के पत्रकार होते हैं, और कुछ अच्छे पत्रकार भी होते हैं साथ में, ये आपके दिल से जो गलतफहमी है वो ज़रूर निकल जाए और अच्छे पत्रकारों का साथ आपको ज़रूर मिले। जी, आपने इतना मुझे कहा तो धन्यवाद। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप जिस केस के लिए मैं लड़ रही हूँ उसके लिए आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, और उसको भी आप अपने चैनल के थ्रू आप बताइए और हाईलाइट कीजिए। मैं चाहती हूँ जो उस केस के संदर्भ में मेरे साथ में घटना घटी थी, जो आज से मतलब 10 साल पहले 2010 में ये सब घटनाएं घटी थी, आपको भी मालूम होगा इसके बारे में, तो बहुत फेमस हुआ था, टीवी भी आया था जब मैंने आत्मदान करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं बहुत हताश हो चुकी थी। क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं, जिनकी पास सुनवाई होनी चाहिए, जो क्लास 1 ऑफिसर बन के बैठे हैं, वही काम नहीं कर रहे, तो आप किसके पास जाएंगे? हालत यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, लेकिन बिना पॉलिटिकल सपोर्ट। मैं किसी पक्ष की नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई के पक्ष की हूँ, और ना मैं किसी कास्टिज्म में बिलीव करती हूँ, ना किसी पक्ष में बिलीव करती हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने यही कहा है कि अगर तुम्हारे फादर भी गलत होंगे तो उन्हें भी तुम अंदर डाल दो, लेकिन सच्चाई के साथ लड़ो। और अकेले हो, तुम्हें तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन लड़ते रहो, जीत सच्चाई की होगी। इसलिए आज तक मैं इस कोर्ट में केस लड़ रही हूँ, चाहे वो कितना भी स्लो चल रहा हो केस, लेकिन मुझे पता है जब वो केस स्टैंड होगी तो वो केस मैं जीतूंगी ही, क्योंकि मेरे पास में जजमेंट्स है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने तो अपील तक दाखिल किया था, लेकिन उन लोगों ने जजमेंट्स के ऊपर जाके निर्णय दिया हुआ। मैं एक दिन भी हाजिर नहीं हुई तो जिलाधिकारी ने वो केस निकाल दिया। जजमेंट तक को उन लोगों ने नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स है कि गौवत की जगह जो घास जिधर उगती है उधर परडी को कुल नहीं लगता है। कुल का मालिक कौन है बताने वाला, कुल कौन साबित होता है? जो तहसीलदार जिनको मान्यता देते हैं। जब तुम्हारे पास में उस कुल के पेपर्स नहीं है तो तुमने केस कैसे फाइल की? और उन जज, मैं किसी जज के ऊपर पर्सनल होकर नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो मेरे साथ में उस समय के जज थे उन्होंने बिना देखे हुए वो केस ले ली। उन्होंने मेन चीज़ आपको और एक कानून बताना चाहूँगी, जब आप कोई केस फाइल करने जाते हो तो आपके पास में जो 7/12 है वो आपके नाम का होना चाहिए। आप कुल करके वहाँ पे कैसे केस फाइल कर सकते हो? कुल की केस तहसीलदार के पास में लड़ी जाती है। वो केस कोर्ट को भी अधिकार नहीं था, कोर्ट ने वो केस यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने भी वो केस ली और मुझे उधर भी लड़ाई लड़नी पड़ी। और आज वो लड़ाई लड़ते लड़ते, और आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगी, स्टेटस को नहीं आए करके मैंने एक दिन में मेरी वो आंगनवाड़ी एक रात में बना के खड़ी की है। एक रात में मेरे गांव के जितने आदिवासी हैं जो है उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। उनको मैंने कहा ये आंगनवाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। रातों रात मेरे फादर, मेरे डैडी के दोनों पाँव एम्पुटेशन हो गए थे, अपाहिज हो गए थे, लेकिन डैडी बैठे रहे मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया, मेरी बुआ जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने साथ दिया। रात भर वो बेचारे तालाब पे जा के पानी ला के, लेकिन मैंने खड़ी की। एक दिन में मेरे डैडी ने, मतलब मुझे इतना तकलीफ़ दी गई कि ईंटें बंद करा दी थी, इसको ईंटें नहीं देना है।
मैंने मनोहर से कहीं कहीं से मेरे एक फ्रेंड, एजुकेशन के लिए एक जो बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, उसे रोकने के लिए इतनी ताकत लगाई जाए। हाँ इतनी ताकत लगाई गई, लेकिन उस ताकत को मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करके तोड़ने, मतलब मैं अकेले थी लेकिन उन्होंने मुझे रोना भी आता था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इतना एजुकेशन मैंने पाकर, मैं उनको कभी कभी उस दिन भी कहा, इतना एजुकेशन पाकर आप मुझे कानून सिखाते हो, संविधान सिखाते हो, क्या हासिल होता है? आखिरकार में तुम्हारी आवाज़ें दबा दी जाती है ना कहीं तो उन्होंने मुझे यही कहा, अकेली लड़ रही है ना, तेरे साथ में तेरे माँ बाप है, लेकिन तो भी तू फाइट कर, क्योंकि आखिर में जीत सच्चाई की होएगी। और जो सिखाने वाले थे वो सारे मेरे पिताजी थे, मेरे फादर, उन्होंने ही मुझे सब कायदा सिखाया। नहीं तो हम तो बॉम्बे से पढ़ के सिर्फ एमए करके यहाँ पर आए थे, मुझे कुछ ग्राम पंचायत का ABCD भी नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने मुझे सब, बैठने से पहले मुझे कहा IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ग्राम पंचायत कायदा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब का कायदा, इन सब का नॉलेज होना तुम्हें ज़रूरी है। एडवोकेट तो रहते ही है, लेकिन तुम्हें भी चाहिए, ये चीज़ तुम्हें भी पता होना चाहिए। जिस पद पे जा रहे हैं उस पद के लायक बनकर उसको हाँ, वो सब की चीज़ की तुम्हें जानकारी होगी तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, तुम्हें कोई बुद्धू नहीं बना सकता। लेकिन उस चीज़ के लिए मुझे इतनी तकलीफ़ दी गई ना, मतलब दूर दूर से मुझे ईंटों का बंदोबस्त करके मंगवाना पड़ा, कहीं कहीं से सब चीज़, रात को मुझे बोल दिया गया, पानी देने के लिए मना कर दिया है। आपको मालूम होगा बनाने के लिए पानी लगता है, बैलगाड़ी वालों को मना कर दिया, इसको पानी तक नहीं देना है। ठीक है, वो सारी ताकत झोंक दी, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। वो लोग जाते थे तालाब से अपना भर के कलसी, आपको मालूम, कलसी मराठी में कलसी बोलते हैं, उसे पानी लेके आके उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। सब मैंने एक रात में बांध दी। तीसरे चौथे दिन स्टेटस को आ गया, आई डोंट केयर, लॉक लगा हुआ है, स्टेटस को है। मुझे इतना समाधान है कि मेरी आंगनवाड़ी खड़ी है। अब मैंने खड़ी कर दी, लॉक लगा हुआ है कि कल को मैं केस जीती, खाली मुझे उसमें थोड़े बहुत बदल करने पड़ेंगे और वो मेरे डैडी के नाम से मैं दान कर दूं। मुझे BDO के पास से, जिला परिषद से भी कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बस मेरे पिताजी की जो इच्छा थी वो मुझे पूरी करनी है। लेकिन ये कहीं तो स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि जब हम कायदे से लड़ रहे हैं तो हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। जो मतलब जैसे BDO है, तहसीलदार है, CO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिलाधिकारी है, जो कायदे में है वो उस तरीके से आप काम कीजिए। नहीं तो फिर मेरा एक ही कहने का मतलब है, आप वो सारे सेक्शंस बंद कर दीजिए। जब फॉलो ही नहीं कर रहे तो बंद कर दो ना सारे सेक्शंस। आप लिख के दे दो कि हम इसका पालन नहीं करते, हम इस सेक्शन से नहीं चल सकते, हमारे हाथ बंधे हुए, बस हमें इस तरीके का लेटर दे दीजिए। फिर जो हमें करना है हम कर सकते हैं ना। जब आप उसका फॉलो नहीं करें तो हम भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप कानून तो बना रहे हैं, लेकिन कानून दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं फॉलो नहीं कर रहे। तो मुझे यही कहना चाहती हूँ, आप कोई भी पद पे हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरी ग्राम पंचायत का सरपंच हो, उप सरपंच हो, चाहे सभासद हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ये आज जिनके लिए उपोषण के लिए बैठी है, न्याय मिलना चाहिए और इस अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहलका न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। फिर एक बार आप जो पेपर्स हैं आपके पास में, जो कुछ भी प्रूफ है और जो पेपर्स हैं, प्लीज़ आप हमें हमारे चैनल को दीजिए। वी विल गो थ्रू इट और ज़रूर हम आपको संपर्क करेंगे और वहाँ पर भी आएंगे और आपकी आंगनवाड़ी को भी दिखाएंगे और इसी तरह से लाइव दिखाएंगे हम आपको आपकी जो आंगनवाड़ी है उसको, जहाँ गरीब के बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। आज नहीं कल आप केस जीतेंगे, ये हमारी कामना है। तो ये थी हमारे साथ नैना पाटिल जी, जो कि अपने ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों को अच्छे काम के लिए रोका जा रहा है, अच्छे काम के लिए। वहाँ पर कुछ और नहीं बन रहा था, वहाँ कोई होटल नहीं बन रहा था, वहाँ आंगनवाड़ी बन रही थी, जहाँ गरीब जो आदिवासी हैं उनके बच्चे जो है वो आकर वहाँ पढ़ते थे। अब मामला दरअसल क्या है वो तो जब सारे कागजात देखेंगे उस वक्त पर हमें समझ आएगा कि पूरा मामला दरअसल क्या है। इसमें कोर्ट केसेस भी हो चुके हैं, इसमें वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है। सारा कुछ मामला सामने आएगा जब वो पेपर्स और सारे प्रूफ जो हमारे पास आएंगे। हम ज़रूर इसी तरह से आप सभी लोग जो अब इस वक्त पर चैनल देख रहे हैं उन सबको हम ये कहना चाहेंगे, इसी तरह से हम आपके सामने आएंगे। जिस तरह से हमने पॉल्यूशन के विरुद्ध काम किया था, जिस तरह से ड्रग्स माफिया के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, उसी तरह से स्कूल एजुकेशन को लेकर अब मुद्दा हम उठाने वाले हैं। और ये जो अवैध बांधकाम है ये भी एक मुद्दा चलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमें
ताकत देता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमारे बैकिंग के लिए खड़ा रहता है, वो है आपका मैसेज, आपका कमेंट, आपके कॉल्स, आपका जुड़ना हमारे चैनल के साथ। मैं रोज़ इस बात को सोच कर बड़ा जो है अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करता हूं कि लोग आज हमें कॉल करके ये बोलते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, आपका चैनल सही काम कर रहा है और सही लोगों के साथ है। और जहाँ तक नैना मैडम ने कहा था कि कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके विरुद्ध जो है वो कुछ झूठी जो है खबरें दी और उस पर केसेस भी हो गए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पत्रकार हैं, हमारा काम है मीडियम, हम मीडिया है, हमें लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो सरकार तक पहुंचानी चाहिए और सरकार की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि किसी का जो है साइड ले लें और दूसरों के साथ में जहां अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध खड़ा रहना, ये हमारा काम है। हम लोगों के और सरकार के बीच के एक मीडियम है, हमें मीडियम की तरह रहना चाहिए और लोगों को सारी जानकारी जो है वो मीडिया से ही मिलती है और लोग हम पर विश्वास करते हैं, तो इस विश्वास को ज़रूर कायम रखना चाहिए। कैमरामैन रॉकी के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।